अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती कमेंट्री ऑन फाइनेंस एक्ट 2021। और अगर आप यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में जो चेंजेस फाइनेंस एक्ट 2022 की वजह से हुई है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 वो कानून है जो पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में इनकम टैक्स को इम्प्लीमेंट करता है और इस कानून में हर साल फाइनेंस एक्ट चेंजेस करता है। इस साल जो फाइनेंस एक्ट 2022 जो 30 जून 2022 को अप्रूव हुआ था, उसने जो चेंजेस किए हैं वो एप्लीकेबल हैं 1 जुलाई 2022 से लेके 30 जून 2023 तक। एज ए मैटर फैक्ट इस जो फाइनेंस एक्ट है इसमें कुछ चेंजेस ऐसी हैं, जैसे आगे हम कमिंग पार्ट्स में देखेंगे, कि जिन्होंने टैक्स ईयर 2022 को भी और उसकी टैक्स रिटर्न और वेल्थ स्टेटमेंट को भी अफेक्ट किया। तो अगर आप यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो ये वीडियो है, और अगर आप चाहते हैं कि इससे प्रीवियस वीडियोस जो हैं जिसमें हमने सेल्स टैक्स एक्ट 1990 में जो चेंजेस आई थी, फाइनेंस एक्ट 2022 की वजह से, कस्टम्स एक्ट, उसके अलावा कुछ और लॉज में भी चेंजेस आई हैं, पेट्रोलियम लेवी की हमने जैसे बात की थी, तो आप यूट्यूब पे अगर देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे लिंक दिया हुआ है हमारी टैक्स कमेंट्री ब्लॉग पोस्ट का, जो taxdosti.com पर है। वहाँ जाएंगे तो आपको 1 to 100 जितनी भी ये वीडियोस हैं वो सारी आपको एक सीक्वेंस में मिलेंगी। उसके अलावा फाइनेंस एक्ट और बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो आपको एज ए पाकिस्तानी सिटीज़न, चाहे रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है, एज ए जो है टैक्स पेयर, एज ए जो है स्टूडेंट ऑफ फाइनेंस एंड टैक्सेशन, आपको पता होना चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। इस पार्ट में हम सेक्शन नंबर 2 की बात करेंगे। सेक्शन नंबर 2 में डेफिनेशंस दी हुई हैं, यानी फॉर एग्जांपल टैक्स पेयर किसको कहते हैं, इनकम से क्या मुराद है। उसके अलावा और भी बहुत सारी हेल्पफुल डेफिनेशंस दी हैं, जैसे स्टार्टअप्स से क्या मुराद है, क्योंकि इनकम टैक्स लॉ में रूल ये है कि सबसे पहले इनकम टैक्स में सेक्शन 2 में जिस पर्सन का जिक्र किया जाएगा उसी पर्सन को आगे जाके टैक्सेबल किया जाएगा, उसकी इनकम को टैक्सेबल किया जाएगा और उसकी इनकम को भी डिफाइन किया जाएगा, और उसी पर्सन से फिर रिकवर किया जाएगा या उससे रिलेटेड लोगों से। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये चूंकि हाईली टेक्निकल चीज़ है तो यहाँ मैं बिल्कुल ब्रीफ करके इस वीडियो में, ज़्यादातर वीडियोस 5 to 7 मिनट्स की हैं, तो मैं आपको चेंजेस जो डेफिनेशन सेक्शन 2 में है। अगर आप वीडियो का टाइटल भी देख रहे हैं तो इसमें हर वीडियो में इनकम टैक्स के जो चेंजेस आए हैं उसमें उसका सेक्शन मेंशन होगा। अगर सेक्शन 2 की बात कर रहे हैं तो सेक्शन 2 उसमें लिखा होगा, और कुछ और इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स आगे लिखे होंगे, जैसे आईटी फ्रीलांसर्स हो गए, बेनिफिशियल ओनर हो गए, टैक्स इनवॉइसेस हो गई। ये 3-4 टॉपिक्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हो गए, जो जिनको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। तो कहता है कि सेक्शन 2 में क्लॉजेज हैं और हर क्लॉज में एक डेफिनेशन दी हुई है। तो क्लॉज 7 के बाद एक और क्लॉज ऐड होगी जिसका टाइटल होगा 7A और बेनिफिशियल ओनर, और बेनिफिशियल ओनर की डेफिनेशन यहाँ दी हुई है। इसका बैकग्राउंड ये है कि बहुत सारे लोग टैक्स बचाने के लिए और अपनी आइडेंटिटी भी छुपाने के लिए बहुत सारी कंपनीज बनाते हैं जिसमें फ्रंट पे डिफरेंट डायरेक्टर्स होते हैं और इवन शेयर होल्डर्स भी डिफरेंट होते हैं, लेकिन बैक पर जो है किसी और कंपनी के थ्रू या एसोसिएटेड कंपनी के थ्रू जो मेन शख्स होता है या जो मेन लोग होते हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की होती है, जिनको प्रॉफिट्स जाते हैं, जिनको एसेट्स एक्चुअली ट्रांसफ़र होते हैं या बिलोंग करते हैं, उनको बेनिफिशियल ओनर कहते हैं। और एससीसीपी ने कंपनीज एक्ट 2017 में काफ़ी, पिछले साल 2021 में काफ़ी जो है ना एफर्ट्स करके बेनिफिशियल ओनर हर एक कंपनी का जो है उसका रिकॉर्ड बनवाया है, हर एक कंपनी से, चाहे प्राइवेट कंपनी है, सिंगल मेंबर कंपनी है, जो भी है। और अब टैक्स वाले भी यही कह रहे हैं कि कंपनीज और एसोसिएशन ऑफ पर्सन को अपने बेनिफिशियल ओनर के बारे में इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। और बेनिफिशियल ओनर कहते हैं अल्टीमेटली ओन्स और कंट्रोल्स अ कंपनी। अल्टीमेटली का मतलब है कि फाइनल ओनर वो होता है, हो सके 2-4 कंपनीज बनी और सबसे आखिरी कंपनी में वो ओनर हो, बाकी लोग जो हों एक तरह से बेनामी हो। और एसोसिएशन ऑफ पर्सनस, तो कंपनीज और एसोसिएशन ऑफ पर्सनस यानी कि पार्टनरशिप बिजनेस हो गए और जो भी बिजनेसेस एक से ज़्यादा लोगों के साथ मिलकर बनाए, वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू एटलीस्ट 25% शेयर्स
और वोटिंग राइट्स। तो बेनिफिशियल ओनर वो नेचुरल पर्सन होता है, इंडिविजुअल आपकी मेरी तरह, जिसका मेन कंट्रोल होता है, और वो कंट्रोल वो 25% शेयर्स या वोटिंग राइट से उस कंपनी में या उस एसोसिएशन ऑफ पर्सन यानी पार्टनरशिप वगैरह में होल्ड करता है। इसमें लिखा हुआ है और एक तो ये तरीका है होल्ड करने का। दूसरा, एक्सरसाइजेज अल्टीमेट इफेक्टिव कंट्रोल थ्रू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मीन्स ओवर द कंपनी और एसोसिएशन ऑफ पर्सन इंक्लूडिंग कंट्रोल ओवर द फाइनेंसेस और डिसीजंस और अदर अफेयर्स ऑफ द कंपनी और एसोसिएशन ऑफ पर्सन। तो एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है कि या तो पहले तरीके से ओन करता है डायरेक्टली 25, या फिर उसका इन्फ्लुएंस है, कंट्रोल है। मतलब ये कि उसका नाम कहीं नहीं लिखा लेकिन वो चीफ एग्जीक्यूटिव है, डिसीजंस वो लेता है, ख़ासतौर पे फाइनेंशियल डिसीजंस, और उसके अलावा मुख्तलिफ और जो एसोसिएटेड कंपनीज हैं उनके साथ भी। तो हो सकता है वो एक शेयर्स ना होल्ड करता हो लेकिन उसका अल्टीमेट फाइनल डिसीजन है। और ऐसा होता है प्राइवेट बिजनेसेस में, और जहाँ फैमिली बिजनेसेस होते हैं वहाँ पे कोई शख्स हो सकता है ओनर ना हो, लेकिन ये है कि वो फाइनल डिसीजंस करता है। तो बेनिफिशियल ओनर की डेफिनेशन यहाँ डाल दी गई है, यानी सेक्शन 2 क्लॉज 7A में। लेकिन इससे रिलेटेड कानून जो है वो आगे वाले सेक्शंस में आएगा। तो फिर अगर आप हमारे जो टैक्स दोस्ती ब्लॉग पोस्ट पे इसको पढ़ रहे हैं taxdosti.com वेबसाइट पर, या आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो बेसिकली इस वीडियो को मिला के आप दूसरी वीडियोस के साथ जब आगे इससे रिलेटेड रूल्स आएंगे। आगे जो है आफ्टर, वो कहता है आफ्टर क्लॉज 18 द फॉलोइंग न्यू क्लॉज शैल बी इंसर्टेड। तो डिस्ट्रीब्यूटर को भी डिफाइन किया गया है कि डिस्ट्रीब्यूटर कौन है। डिस्ट्रीब्यूटर एक ऐसा पर्सन है, पर्सन से मुराद है कंपनी भी हो सकती है, इंडिविजुअल भी हो सकता है, सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, अपॉइंटेड बाय द मैन्युफैक्चरर, ये पहली कंडीशन है, और इम्पोर्टर, इन दोनों में से किसी को, और एनी अदर पर्सन, कोई तीसरा पर्सन भी हो सकता है, लेकिन किस लिए, फॉर अ स्पेसिफाइड एरिया, जैसे लाहौर के लिए, इस्लामाबाद के लिए, टू परचेज गुड्स। पहले तो ये परचेज गुड्स करेगा, फ्रॉम हिम से मुराद है मैन्युफैक्चरर से, इम्पोर्टर से, या जो शख्स भी उसको अपॉइंट करा है फॉर फर्दर सप्लाई। तो डिस्ट्रीब्यूटर पे केस लॉज भी थे, और बहुत अच्छे लाहौर हाई कोर्ट के भी, जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, और क्योंकि एडवांस टैक्स वगैरह डिडक्ट होता है और भी कुछ मामला है, तो यहाँ अब उसकी डेफिनेशन दे दी गई। उसके बाद एक और बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि कहता है आफ्टर क्लॉज 22A द फॉलोइंग शैल बी इंसर्टेड 22AA। अच्छा, याद रखें कि एक सेक्शन 2 में जो डेफिनेशंस है वो अल्फ़ाबेटिकली अरेंज है, तो इसलिए हमने पहले ये डी की हुई, अब ये एफ की, एफ से रिलेटेड यानी फेयर मार्केट वैल्यू, तो अल्फ़ाबेटिकली अरेंज है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इनका मकसद क्या है। तो सेक्शन 68 बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो कहता है कि जब कोई बायर 236 सेक्शन 236K के तहत उससे एडवांस टैक्स कटेगा एट द टाइम ऑफ बाइंग, और 236C कहता है कि एट द टाइम ऑफ सेलिंग। तो फेयर मार्केट वैल्यू का जिक्र है दोनों में, कि बायर्स और सेलर फेयर मार्केट वैल्यू पे टैक्स, एडवांस टैक्स पे करेंगे। लेकिन अब जो है वो क्लैरिटी कह रहे हैं कि सेक्शन 2 क्लॉज 22AA में फेयर मार्केट वैल्यू से मुराद है सेक्शन 68 की वैल्यूज़। सेक्शन 68 कहता है कि फेयर मार्केट वैल्यू से मुराद है FBR की इमूवेबल प्रॉपर्टी की वैल्यूज़। तो आपके एरिया में जो भी जो है क्या कहते हैं, और इस पर हमने अगर ब्लॉग पोस्ट भी हमारा है taxdosti.com पे, तो वहाँ पे भी ये इस चीज़ पे बात हुई है, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि फेयर मार्केट वैल्यू से मुराद है FBR की पर मरला वैल्यू, रेजिडेंशियल या कमर्शियल, जो FBR इमूवेबल प्रॉपर्टी के टेबल में आपके सिटी और फिर आपके टाउन के हिसाब से दी हुई है कि कौन सी जगह कहाँ आती है और पर मरले उसकी क्या वैल्यू है, और जितने भी मरले आपने ख़रीदे हैं उसको फिर मल्टीप्लाई करके उसके हिसाब से आपसे विद होल्डिंग एडवांस टैक्स होगा बाइंग के टाइम भी और सेलिंग के टाइम भी। और रेट्स जो लगेंगे वो अब टैक्स ईयर 2022 में 2% है अगर आप फाइलर हैं, और 5% है अगर आप नॉन फाइलर। अच्छा, उसके बाद क्लॉज 30AD और क्लॉज 30AE जो है ना, के अंदर कुछ चेंजेस आई हैं। तो ये दोनों डेफिनेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी IT फ्रीलांसर से रिलेट करते हैं, और चूँकि हमने टैक्स दोस्ती में बहुत ज़्यादा काम किया, कमिंग एक ब्लॉग पोस्ट भी है जिसमें डिटेल्ड हिस्ट्री ऑफ टैक्सेशन ऑफ IT फ्रीलांसर्स में बहुत सारी बातें हम करेंगे। तो यहाँ पे उन्होंने ये किया है कि IT
सर्विसेज और आईटी इनेबल्ड सर्विसेज की डेफिनेशन दी हुई है। 30 AD में क्लॉज में आईटी सर्विसेज की डेफिनेशन दी हुई है और 30 AE में आईटी इनेबल्ड सर्विसेज की डेफिनेशन दी हुई है, और वहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है इंक्लूड। तो बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं जैसे ऑनलाइन टीचिंग वगैरह और ये सारा कुछ जो जो वहाँ मेंशन नहीं है। तो बहुत सारे लोग जो ये काम करते हैं उनको हम टैक्स दोस्ती में बहुत टाइम से एडवाइस करें कि आप भी आईटी इनेबल्ड सर्विसेज में आते हैं या आईटी सर्विसेज में आते हैं। अब कानून में खुद 2-3 वर्ड्स और ऐड हो गए इंक्लूड के बाद। वो कहता है इन क्लॉजेस 30 AD एंड 30 AD आफ्टर द वर्ड इंक्लूड द वर्ड्स बट नॉट लिमिटेड टू शैल बी इंसर्टेड। इसका मतलब ये है कि वहाँ पे वर्डिंग इस तरह लिखी है कि आईटी सर्विसेज इंक्लूड वेब डेवलपमेंट, वो तो इंक्लूड के बाद लिखा होगा बट नॉट लिमिटेड टू वेब डेवलपमेंट, रिमोट मॉनिटरिंग। इसी तरह आईटी इनेबल्ड सर्विसेज में लिखा हुआ है आईटी इनेबल्ड सर्विसेज इंक्लूड और फिर वर्ड होगा बट नॉट लिमिटेड टू जो है ऑनलाइन अकाउंटिंग, मेडिकल ट्रांसक्रिप्ट, कॉल सेंटर। इसका मतलब है कि अगर ऑनलाइन टीचिंग है या कोई और भी चीज़ है जो आईटी इनेबल्ड है वो इसमें शामिल हो जाएगी। लॉ में ये बात, इसकी गुंजाइश शामिल थी, इंक्लूड के लफ्ज़ का मतलब ये था, लेकिन उन्होंने एक आसानी की है कि हो सकता है हज़ारों केसेस फ्यूचर में जनरेट हो जाए, ख़ासतौर पे अब जब टैक्स ईयर 2023 से ग्रॉस अमाउंट ऑफ जो बाहर से आपको आ रही है, लोकल नहीं बल्कि जो बाहर से आपको आईटी सर्विसेज और आईटी इनेबल सर्विसेज के अगेंस्ट जो पैसे आएंगे वो 0.25% पे टैक्स हो गए। तो उस हिसाब से 1 लाख रुपए अगर आपको आएगा डॉलर्स, येन या यूरो में और वो रुपीज़ में कन्वर्ट होगा तो 2500 रुपये आपसे काट ले। तो अब जब टैक्सेशन स्टार्ट हो गया तो हो सकता है कुछ लोग कहें कि नहीं यार ये तो लिस्ट में जो है फ़लाँ सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं लेकिन लिस्ट में तो शामिल नहीं है, ना आईटी सर्विसेज की डेफिनेशन में शामिल है, ना आईटी इनेबल्ड की डेफिनेशन में शामिल है, ना सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन में शामिल है। तो उसको क्लियर करने के लिए, और ये बहुत स्मार्ट मूव है और हम अपने क्लाइंट्स को इसी तरह 100+ आईटी फ्रीलांसर्स को शुरू से एडवाइस करते रहे, इवन जब एग्जाम्प्ट भी थे, कि ये इंक्लूड का मतलब होता है बट नॉट लिमिटेड टू। लेकिन चलें, अच्छी बात है, हमारी कुछ एडसेंस पे भी वीडियोस हैं। एडसेंस चूँकि ना तो आईटी सर्विसेज है, ना आईटी इनेबल्ड सर्विसेज है, ना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, वो रॉयल्टी है, तो उस पर भी जो है टैक्स दोस्ती यूट्यूब चैनल पे टैक्सेशन ऑफ एडसेंस की वीडियो बनी है, वो आप देख सकते हैं। आगे कहता है, यानी वो सारी चेंजेस हैं जो हुई हैं। तो कहता है आफ्टर क्लॉज 62A में स्टार्टअप को डिफाइन किया गया। तो स्टार्टअप के बाद 62B से स्टार्ट होता हुआ सिंक्रोनाइज्ड विद होल्डिंग एडमिनिस्ट्रेटिव पेमेंट सिस्टम एजेंट और स्वैप एजेंट्स है। बेसिकली जो विद होल्डिंग आपसे होती है बहुत सारी इनकम टैक्स की, कभी आप गुड्स सप्लाई करते हैं कंपनी को, कभी गवर्नमेंट को आप कोई सर्विस देते हैं, कभी कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है किसी के साथ, तो वो लोग विद होल्ड तो कर लेते थे लेकिन हो सकता है वो डिपॉजिट ना करते या वो प्रॉपर विद होल्ड ना करते, सही रेट्स ना लगाते। तो गवर्नमेंट ने एक बेहतर सिस्टम बनाने की कोशिश की है जिसमें वो सिंक्रोनाइज्ड विद होल्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड पेमेंट सिस्टम होगा, एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम होगा, जिससे ये हो रहा होगा कि जब कोई शख्स से विद होल्डिंग होगी मुख्तलिफ सेक्शंस के तहत, इंपोर्ट्स पर, सैलरी पर, गुड्स एंड सर्विसेज पर, कमीशन पर, और फिर ये प्रॉपर्टी है, एयर ट्रैवल है वगैरह वगैरह, डेबिट क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स पे, तो वो सब जो है एक सिंक्रोनाइज तरीके से उस शख्स जिससे डिडक्शन हो रही है उसकी प्रोफाइल के अगेंस्ट बनता जाएगा। अभी वो डेटा जो एरिया होता है, मतलब अगर कोई शख्स आरटीओ लाहौर में है तो कोई आरटीओ एबटाबाद में है, तो वो जो के रिकनसाइल्ड नहीं होता तो पता नहीं चलता कि एक शख्स ने कितनी ट्रांजैक्शंस की और उसकी प्रोफाइल भी नहीं बनेगी। तो कहते हैं यहाँ पे उसको डिफाइन कर रहे हैं, मीन्स एनी पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन्स नोटिफाइड बाय द बोर्ड यानी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू टू कलेक्ट और डिडक्ट विद होल्डिंग टैक्सेस फ्रॉम। तो हो सकता है इसको ये प्राइवेटाइज, मतलब जो बिजनेसेस हैं उन्होंने करना तो है लेकिन हो सकता है वो कंप्यूटराइज्ड आईटी एजेंट्स को ऑथराइज करें कि मुख्तलिफ बिजनेसेस उनके साथ रजिस्टर हो जाए, वहाँ पे अपनी विद होल्डिंग का डेटा दें। तो इसके रूल्स वगैरह बनेंगे। इससे ये होगा कि जो लोग जेन्युइनली टैक्स लॉज फॉलो करते हैं और विद होल्डिंग करते हैं क्योंकि विद होल्डिंग एजेंट्स हैं या उनसे विद होल्डिंग इनकम टैक्स होता है, तो वो उनको तसल्ली हो जाएगी कि प्रॉपर
पैसे गवर्नमेंट को जा रहे हैं और प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन किया जा रहा है और बहुत सारे मसले मसाइल हल होंगे। फिर वो कहते हैं आफ्टर क्लॉज 66 और ये आखिरी है, द फॉलोइंग न्यू क्लॉज शैल बी इंसर्टेड, टैक्स इनवॉइस, यानी कि तकरीबन आप देखें डिस्ट्रीब्यूटर, आईटी सर्विसेज, आईटी इनेबल्ड सर्विसेज, टैक्स इनवॉइस, विद होल्डिंग के हवाले से स्वॉप एजेंट्स और एक दो और डेफिनेशंस जो है ना ऐड हुई हैं या उसमें थोड़ी बहुत और क्लैरिटी आई है, जिससे टैक्सेशन, टैक्स रिकवरी, टैक्स पेमेंट, अपील्स वगैरह ये सब इंसानों में फ़ायदा होगा। तो ये अच्छी डेफिनेशंस है। टैक्स इनवॉइस मीन्स एन इनवॉइस एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर द इनकम टैक्स रूल्स 2002। रिकॉर्ड कीपिंग पे आप हैरान होंगे कि अभी भी इनकम टैक्स लॉ में बहुत कम गाइडेंस है और हम जो है क्या कहते हैं अक्सर अपने ऑडिट के क्लाइंट्स को बताते हैं कि आपने परेशान नहीं होना, अगर आपकी सिर्फ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है तो आपने रेंट डीड हो गया, बैंक स्टेटमेंट्स हो गया और एक दो और डॉक्यूमेंट्स हो गए जो दिखाने हैं जिससे प्रूफ हो जाएगा कितना रेंट आया, कितना रेंट पे किया, कितना विद होल्ड हुआ, इस तरह की बात है। तो जो टैक्स इनवॉइस है वो कमर्शियल इदारों के लिए ख़ासतौर पे जो कनेक्ट हो रहे हैं एफबीआर के साथ, उसके हवाले से एक डेफिनेशन है और रूल्स में डिटेल आएगी कि कैसे। तो जितनी बेहतर तौर पे टैक्स लॉ में गाइडेंस होगी कि टैक्स इनवॉइस क्या होती है, किसने टैक्स इनवॉइस इशू करनी है वगैरह वगैरह, तो उतना बेहतर होगा और फिर वो सेल्स टैक्स और बाकी कवानीन के साथ भी लिंक हो जाएगी। तो आप देख रहे थे टैक्स दोस्ती कमेंट्री ऑन फाइनेंस एक्ट 2002 और ये ख़ुद से एक स्टैंड अलोन कानून है जिसने मुख्तलिफ फेडरल टैक्स के और लॉज को अफेक्ट किया। आई होप कि आप ये सीरीज़ एंजॉय कर रहे हैं। यूट्यूब के ऊपर इंडिविजुअल वीडियोस हैं और उससे नीचे वीडियो के नीचे जो है आपको जो कमेंट्री का पोस्ट है, ब्लॉग पोस्ट taxdosti.com पे, उस पर लिंक है। जब आप उस पर जाएंगे तो आपको सारी वीडियोस एक सीक्वेंस में अलॉन्ग विद बहुत सारी और इन्फॉर्मेशन बजट के बारे में और चीज़ें आपको मिलेंगी। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है और इस वीडियो का टाइटल भी और हर इनकम टैक्स की जो वीडियो है इस सीरीज़ में फाइनेंस एक्ट 2022 में, उसमें सेक्शन का जिक्र होगा और कुछ और कीवर्ड्स होंगे जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि मैंने ये वीडियो देखनी है कि नहीं देखनी है और कब देखनी है। थैंक यू।